जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हम लोगों ने फिजिक्स में एक सीरीज़ स्टार्ट किया है प्रैक्टिस सेट के नाम से। तो इस सीरीज़ में हम आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे 25 क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। आज सीरीज़ का 4th पार्ट हमारे सामने है। हमने जो 3 पार्ट सॉल्व किए उसमें काफ़ी सारे बच्चों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। काफ़ी सारे बच्चों के क्वेश्चंस के आंसर जो हैं लगभग हमसे मैच करते हैं। काफ़ी सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो 25 आउट ऑफ 25 जो क्वेश्चन रहते हैं वो पूरे के पूरे सही सॉल्व कर रहे हैं। तो बच्चों, इसी तरह से आपकी लगन देख के हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। आप लोगों की ये जो सक्रियता है इसको देख के हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। आप लोग इसी तरह से ऐप के साथ जुड़े रहिए, इसी तरह से इस प्रैक्टिस सेट के साथ जुड़े रहिए। आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है इस चीज़ को सॉल्व करने पर, आपकी एग्ज़ाम देने पर। चलिए बच्चों, तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 आप लोगों के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। आइए बच्चों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया गया कि वाटर वेव्स आर, यानी कि जो जल तरंगें होती हैं वो कौन सी होती हैं। जल तरंग जो होती है वो कौन सी होती है। सामान्यतः हमसे पूछा गया है कि कौन सी तरंग का ये भाग होती है, कौन सी वेव होती है। तो बच्चों, हम सब लोगों ने पढ़ा हुआ है कि भाई वेव्स तो काफ़ी टाइप की होती हैं। जैसे हम बात करें मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या फिर इनके कणों की आवृत्ति, कणों के कंपन के आधार पर देखें, यदि वाइब्रेशंस के आधार पर देखें तो हम देखते हैं अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स। तो उनमें हमसे पूछा गया है कि जो जल होता है, जल कौन प्रकार की तरंग होती है, जल जो तरंग होती है वो कौन सी होती है। तो देखते हैं बच्चों, हम सभी लोगों को बताया जाता है कि यदि जल की सतह के ऊपर की बात की जा रही है, यदि सरफेस के ऊपर की बात की जा रही, तो सरफेस के ऊपर जो तरंग होती है वो अनुप्रस्थ होती है। उसी तरह से यदि सरफेस के अंदर जाते हैं हम लोग तो कौन सी हो जाती है, वो अनुदैर्ध्य हो जाती है। तो हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, जल की तरंग की प्रवृत्ति जो होती है, प्रकृति जो होती है, कभी अनुदैर्ध्य होती है और कभी अनुप्रस्थ होती है। अर्थात हम अनुप्रस्थ नहीं कह सकते, अनुदैर्ध्य नहीं कह सकते, क्या कहेंगे, कभी अनुप्रस्थ होती है और कभी कैसी होती है बच्चों, अनुदैर्ध्य होती है। यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन मैच करता है, 3rd ऑप्शन मैच करता है, यानी कि समटाइम्स लॉन्गिट्यूडनल समटाइम्स ट्रांसवर्स वेव्स, यानी कि कभी अनुदैर्ध्य और कभी अनुप्रस्थ। सेकेंड क्वेश्चन, अभी ध्यान देना बच्चों, यदि आप लोगों से यहां से क्वेश्चन इस तरह से किया जाए कि बताओ सरफेस के ऊपर यदि आपसे वेव्स के बारे में बात की जाए, यदि ये जो वाटर वेव्स है हमारी कहाँ पे पूछी जाए, सरफेस के ऊपर, तो आप लोग क्या बोलेंगे, कौन सी तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। और उसी तरह से यदि आपसे पूछा जाता है कि सरफेस के नीचे कौन सी तरंग होती है, तो आप क्या बोलेंगे, अनुदैर्ध्य तरंग। लेकिन यहाँ पे केवल आपसे पूछा गया है जल तरंग कैसी होती है, वाटर वेव्स कैसी होती है। तो आपको दोनों आंसर देना पड़ेंगे, कौन कौन सी, कभी अनुदैर्ध्य होती है और कभी अनुप्रस्थ होती है। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमें दिया गया कि इफ Vm इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मॉइस्ट एयर एंड Vd इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ड्राई एयर, देन यदि नम वायु में ध्वनि का वेग Vm और शुष्क वायु में ध्वनि का वेग Vd हो तब क्या होगा। तो बच्चों, सबसे पहले तो हमें किस पे बात करनी पड़ेगी, इफेक्ट देखना पड़ेगा। किसका बच्चों, यहाँ पे इफेक्ट देखना पड़ेगा हमें इन वायु के वेग पर, यानी कि ध्वनि के वेग पर इफेक्ट देखना पड़ेगा। किसका, नम वायु और शुष्क वायु का, ड्राई एयर और मॉइस्ट एयर का हमें क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पर इफेक्ट देखना पड़ेगा। तो बच्चों, हम सबको पता है कि जो स्पीड ऑफ साउंड होता है, क्या होता है बच्चों, स्पीड ऑफ साउंड होता है, उसको इफेक्ट कौन करता है, स्पीड ऑफ साउंड की यदि मैं बात करता हूं तो स्पीड ऑफ साउंड को इफेक्ट जो डेंसिटी होती है वो अफेक्ट करती है। और किस तरह से करती है, इन्वर्सली अफेक्ट करती है। कैसे अफेक्ट करती है बच्चों, इन्वर्सली अफेक्ट करती है। यानी कि जो साउंड की स्पीड होती है वो ऑब्जेक्ट के डेंसिटी के अंडरवुड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब यहाँ से देखा जाए तो जो शुष्क वायु होती है, शुष्क वायु मतलब ड्राई एयर, जो सूखी हवा होती है, उसका घनत्व जो होता है नम वायु के घनत्व से क्या होता है, अधिक होता है। अर्थात हम क्या बोलेंगे, जिसका घनत्व अधिक है उसमें ध्वनि की चाल कम होगी, और जिसका घनत्व अधिक है उसमें ध्वनि की चाल कम होगी, और जिसका घनत्व कम है उसमें ध्वनि की चाल क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो कौन सा ऑप्शन मैच करता है भाई, हमें Vm से बताया गया कि इसको नम वायु के घनत्व को यानी कि मॉइस्ट एयर को, और Vd से बताया गया हमें इसको शुष्क वायु के घनत्व को यानी कि ड्राई एयर को बताया गया। तो कौन सा ऑप्शन मैच करता है बच्चों, क्या ड्राई एयर का वेलोसिटी ज्यादा होगा इससे, नहीं, गलत बात है। क्या ड्राई एयर और इसका दोनों का इक्वल हो सकता है किसी कंडीशन में, नहीं, इक्वल्स नहीं हो सकता है, ये बात तो सत्य है। लेकिन 4th ऑप्शन की तरफ हम बात करें बच्चों, तो 4th ऑप्शन क्या है कि जो मॉइस्ट एयर होती है उसमें वेलोसिटी ज्यादा होती है, किसके कंपैरेटिवली, ड्राई एयर के कंपैरेटिवली कहाँ पे ज्यादा होती है, जो वेलोसिटी होती है कहाँ पे होती है बच्चों, मॉइस्ट एयर में होती है।
तो स्पीड ऑफ साउंड के बारे में पता होना चाहिए हमें, स्पीड ऑफ साउंड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया गया बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी करते हैं बच्चों को। देखिएगा, हमें क्वेश्चन दिया गया कि धातु के बने एक खोखले गोले में पानी भरकर एक लंबे धागे से लटकाया गया। धातु का एक खोखला गोला है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, मैं आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। हमें क्या दिया गया है, धातु का बना है खोखला गोला है, एक होलो स्फीयर है जो किसका बना है, मेटल का बना है। उसमें पानी भरकर एक धागे से क्या कर दिया हमने, उसको लटका दिया, यानी कि सिंपल पेंडुलम वाली पोजीशन हमने ले ली है, सिंपल पेंडुलम हमने बना लिया है। पेंदे में हम क्या कर देते हैं, एक छेद कर देते हैं, क्या कर देते हैं बच्चों, छेद, जिससे पानी धीरे धीरे रिस कर क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। अब यदि उसको हम ऑक्सीलेशन करवाएं, दोलन करवाएं बच्चों, तो दोलन करने पर उसके टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिएगा बच्चों, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको इसका जो होता है लॉजिक पता होना चाहिए। हमारा सिंपल पेंडुलम ही हमने धागे से क्या कर दिया, किसी होलो स्फीयर को क्या कर दिया बच्चों, लटका दिया, होलो स्फीयर को क्या कर दिया, लटका दिया है। अब इसको क्या किया, इसको काय से फिल कर दिया बच्चों, वाटर से हमने क्या कर दिया है, फिल कर दिया है। वाटर से इसको कंप्लीटली क्या कर दिया हम लोगों ने, फिल कर दिया है। और इसके नीचे एक छोटा सा कर दिया है छेद, जिससे पानी धीरे धीरे करके कहाँ निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। ये ऑस्किलेशंस कर रहा है, यानी कि दोलन कर रहा है, दोलन दोनों तरफ होते हैं बच्चों, हम सबको पता है, ठीक है बच्चों। ये क्या कर रहा है, इस तरह से दोलन कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या कर रहा है, वाइब्रेशंस कर रहा है। अब यहाँ से देखा जाए तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो पेंडुलम होता है, सिंपल पेंडुलम होता है बच्चों, सिंपल पेंडुलम के ऊपर या सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों, T = 2π√L/G, यानी कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है उसको कितनी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, दो चीज़ें अफेक्ट करती हैं। पहला होता है लेंथ और दूसरा क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हमें लेंथ से देखना पड़ेगा। अब ध्यान देना बच्चों, जो लेंथ मेजर की जाती है वो हमेशा कहाँ से मेजर की जाती है, सेंटर से मेजर की जाती है। कहाँ से मेजर की जाती है, सेंटर से, क्योंकि किसी भी बॉडी का मास कहाँ होता है, उसके सेंटर में होता है। या फिर ऐसा कह सकते हैं सेंटर ऑफ मास के प्रोसेस को हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। सेंटर ऑफ मास को यदि ध्यान दें तो इसका जो किसी भी होलो स्फीयर का या फिर सॉलिड स्फीयर का जो मास होता है, कंप्लीट सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, उसके सेंटर पे होता है, उसके केंद्र पर होता है। अब यहाँ से यदि लेंथ का मेजरमेंट किया जाए तो इसकी लेंथ यदि सपोज करिए हम स्टार्टिंग में जब ये फुलफिल था, जब हमने कितनी मान ली, L मान ली, कितनी मान ली बच्चों, L। और जो लेंथ होती है कैसे इफेक्ट करती है, तो कैसे इफेक्ट करती है बच्चों, टाइम पीरियड को डायरेक्टली इफेक्ट करती है, यानी कि लेंथ बढ़ने पर टाइम पीरियड भी बढ़ेगा और लेंथ घटने पर टाइम पीरियड भी घटेगा। जब ये खाली होता है, हमें क्या बोला गया, छेद कर दिया गया, छेद करने से क्या होता है, ये होलो स्फीयर क्या होता है, खाली होता जाता है। तो बच्चों जो हाफ हो जाएगा, जैसे जैसे खाली होता जाएगा, जैसे जैसे हमारा स्फीयर खाली होता जाएगा, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो नीचे आता जाएगा। कहाँ आता जाएगा, नीचे आता जाएगा। नीचे आता जाएगा इन द सेंस उसकी लेंथ क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब लेंथ बढ़ रही है तो क्या होगा, टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। मतलब स्टार्टिंग में तो क्या हो रहा है, टाइम पीरियड बढ़ रहा है। उसी तरह से जब कंप्लीटली खाली हो जाता है, ये पूरी तरह से जब खाली हो जाता है, तब ये वापस से कैसा बन जाता है, होलो स्फीयर बन जाता है। और मैंने बताया आप लोगों को थोड़ी देर पहले, होलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर का जो लेंथ होता है वो कहाँ होता है, सेंटर में ही होता है। मतलब क्या देखा हमने इस पूरी प्रोसेस में, पहले तो लेंथ बढ़ी जब वो धीरे धीरे खाली हो रहा था, और जब पूरी तरह से खाली हो गया तो फिर से लेंथ क्या हो गई, घट गई। तो इस कंप्लीटली प्रोसेस में हुआ क्या, लेंथ पहले इंक्रीज हुआ है, फिर क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। उस बिहाफ पे हम क्या बोल सकते हैं, जब लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, लेंथ घटेगी टाइम पीरियड घटेगा। अर्थात पूरी प्रोसेस में हुआ क्या बच्चों, पहले तो लेंथ बढ़ी और फिर लेंथ घटी। मतलब पहले जो टाइम पीरियड होता है वो बढ़ता है, इंक्रीज करता है, और बाद में जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। अर्थात हम कौन सा ऑप्शन लगाएंगे बच्चों, रिमेन कांस्टेंट नहीं हो सकता, डिक्रीज नहीं हो सकता, इंक्रीज नहीं हो सकता। फर्स्टली इंक्रीज होता है, देन सेकंड क्या होता है, डिक्रीज होता है। पहले उसका टाइम पीरियड क्या करता है बच्चों, इंक्रीज होता है, बाद में उसका टाइम पीरियड क्या होता है, डिक्रीज होता है, यानी कि पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है समझ में आया होगा, जो लेंथ वाला कॉन्सेप्ट है समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया कि जो वाइंडिंग यानी कि स्प्रिंग वॉच होती हैं, इनके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो कौन सी होती है, यानी कि चाबी वाली जो घड़ियां होती हैं उनमें कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है, कौन सी एनर्जी स्टोर होती है। तो यहाँ से बच्चों देखिएगा, चाबी वाली घड़ी के अंदर कौन सी ऊर्जा होती है, हम सभी लोगों को पता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या, स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा क्या,
किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा आती है, उसकी पोजीशन के कारण जो एनर्जी होती है उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा। तो स्प्रिंग वाली घड़ी के अंदर कौन सी ऊर्जा होती है बच्चों? स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। तो अगला क्वेश्चन हमें थर्मोडायनेमिक्स से दिया गया और कार्नोट इंजन की मदद, कार्नोट इंजन का क्वेश्चन दिया गया है। अब कार्नोट इंजन का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बच्चों? फॉर विच कॉम्बिनेशन ऑफ वर्किंग टेम्परेचर्स द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज हाईएस्ट, यानी कि निम्न में से दिए गए ताप युग्म के लिए जो पेयर्स दिया गया है टेम्परेचर का, इनमें से कार्नो इंजन की जो एफिशिएंसी है, दक्षता है, वो किसके लिए मैक्सिमम होगी? बच्चों ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। इस चैप्टर से काफ़ी जगह, काफ़ी एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखे गए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है चैप्टर जो है हमारा। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम एफिशिएंसी की बात करते हैं बच्चों। किसकी बात करते हैं? एफिशिएंसी की। तो कार्नोट इंजन जो होता है उसकी एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल्स कितनी होती है बच्चों? कार्नोट इंजन की जो एफिशिएंसी होती है ईटा इज इक्वल्स वो कितनी होती है? T1 माइनस T2 अपॉन T1। अब ध्यान से समझना, पहले मैं आपको समझा देता हूँ कार्नोट इंजन की जो प्रोसेस होती है, जो हीट इंजन होता है उसकी जो प्रोसेस होती है। हीट इंजन के बेसिकली कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट होते हैं बच्चों। सबसे पहला पार्ट होता है सोर्स। सबसे पहला पार्ट कौन होता है बच्चों? सोर्स, यानी कि स्रोत। स्रोत क्या होता है? हाई टेम्परेचर पर ऊष्मा का, अनंत ऊष्मा का क्या होता है? भंडार होता है। कैसे टेम्परेचर पर बच्चों? हाई टेम्परेचर पर। कैसे टेम्परेचर पर? हाई टेम्परेचर पर क्या होता है? अनंत ऊष्मा का भंडार होता है, जिससे आप कितनी भी ऊष्मा ले सकते हैं, कितनी भी हीट क्या कर सकते हैं? एक्सेप्ट ले सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है? आपका सिस्टम होता है। ये हीट इंजन के बारे में समझा रहा हूँ। हीट इंजन के जैसा ही कौन होता है? कार्नोट इंजन होता है। हालांकि डिफरेंस बहुत है बच्चों, लेकिन जो एफिशिएंसी है दोनों के लिए सेम होती है, इसलिए मैं हीट इंजन समझा रहा हूँ। यहाँ पे जो होता है हमारा क्या होता है? सिस्टम होता है। इस सिस्टम में क्या होते हैं? कार्यकारी पदार्थ होते हैं। जो पदार्थ होते हैं वो जब क्या करते हैं? वर्क करते हैं। पदार्थ क्या करते हैं बच्चों? वर्क करते हैं। अब यहाँ से इसका जो थर्ड पार्ट होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी हीट इंजन का, वो होता है सिंक। कौन होता है बच्चों? सिंक होता है। सिंक क्या होता है? Q2 टेम्परेचर, Q2 हीट इसको क्या करता है? कोई भी इंजन क्या करता है कि जो हीट बच जाती है वो किसको दे देता है? सिंक को दे देता है। और सिंक क्या होता है? लो टेम्परेचर पर एक ऐसा अनंत ऊष्मा का भंडार होता है जिसको कितनी भी ऊष्मा आप दे सकते हैं। बेसिकली होता क्या है बच्चों? हम सोर्स से क्या करते हैं? हीट लेते हैं, हाई टेम्परेचर पर हीट लेते हैं, सिस्टम उस पर वर्क करता है और बची हुई हीट किसको दे देता है? सिंक को दे देता है। बेसिकली ये प्रोसेस होती है। ध्यान से देखा जाए तो हाई टेम्परेचर पर जो होता है सोर्स होता है और लो टेम्परेचर पर कौन होता है? सिंक होता है। लो टेम्परेचर पर कौन होता है? सिंक होता है। यहाँ से लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताइए, बड़ी आसानी से समझाया जा सकता है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जैसे क्लासियस का जो कथन था, कैल्विन प्लांक का जो कथन था, क्या दिए गए थे बच्चों कि कोई भी ऐसा इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है जो सोर्स से ली गई हीट को टोटली कंप्लीटली किस में कन्वर्ट कर दे? वर्क में कन्वर्ट कर दे, है ना बच्चों। तो वो जब लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है तो उसके लिए हम क्लासेस के अंदर करेंगे बात, या जो लेक्चर्स हमने शूट कर रखे हैं उनमें आप जाके देख सकते हैं किस तरह से हम लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स काम करते हैं। यहाँ पे हमारे लिए जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो बच्चों मैंने एफिशिएंसी बताया, एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ईटा इज इक्वल्स T1 माइनस T2 अपॉन T1। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं 1 माइनस T2 अपॉन T1। इसी को मैंने कन्वर्ट कर दिया है मैथमेटिकली फॉर्म में, है ना बच्चों। एलसीएम ले लिया गया और कन्वर्ट कर दिया गया, मतलब इसको सॉल्व करके कन्वर्ट कर दिया गया है। आगे हम लोग बात करते हैं। तो ध्यान देने लायक बात यह है बच्चों कि जो हाई टेम्परेचर होगा वो सोर्स का टेम्परेचर होगा और जो लो टेम्परेचर होगा वो सिंक का टेम्परेचर होगा। अर्थात हम T2 को लो टेम्परेचर कंसीडर करेंगे और T1 को हाई टेम्परेचर कंसीडर करेंगे। यदि बच्चों आपने T1 और T2 लेने में मिस्टेक कर दी, टेम्परेचर्स को लेने में मिस्टेक कर दी, तो आप लोगों का आंसर गलत आएगा। अब हम लोग बच्चों चेक कर लेते हैं, अलग अलग उसको चेक कर लेते हैं। तो हम एफिशिएंसी का फॉर्मूला एक बार और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। तो ईटा इज इक्वल्स क्या होता है? एफिशिएंसी का फॉर्मूला T1 माइनस T2 अपॉन T1 होता है बच्चों। अब यहाँ से देखिएगा पहला टेम्परेचर दिया गया हमें 80-60 के, यानी कि T1 का वैल्यू कितना है बच्चों? 80 केल्विन और T2 का वैल्यू कितना है बच्चों? 60 केल्विन। यदि इसको सॉल्व किया जाता है तो ईटा इज इक्वल जो निकल के आता है हमारे पास वो कितना आता है बच्चों? T1 कितना है? 80 माइनस 60 अपॉन 80, यानी कि 20/80। क्या बच्चों? 20/80। 20/80 को जब मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या मिलता है मेरे को? 1/4।
क्या मिलता है बच्चों 1/4, यानी कि इसकी एफिशिएंसी जो होगी 100/4 करेंगे तो कितना परसेंट आएगी 25% आएगी। पहले वाले की एफिशिएंसी जो है कितनी है बच्चों 25% है। कितनी है बच्चों 25% या फिर इसकी एफिशिएंसी जो है 1/4 है। कितनी है बच्चों 1/4 है। आगे हम बात करते हैं सेकंड वाले टेम्परेचर्स जो हमें दिए गए। सेकंड वाले टेम्परेचर्स के भी यहाँ पे सेकंड वाले टेम्परेचर में T1 का वैल्यू कितना दिया गया बच्चों 100 के। ध्यान समझिएगा, मैं पूरी तरह से सोल्व करके दिखा रहा हूँ। पूरी तरह से इसलिए सोल्व कर रहे हैं बच्चों ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझना है। एग्जाम में आपको इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना है। एग्जाम में आपको डायरेक्टली सोल्व करके देख लेना है, बगैर पेन चलाए ये क्वेश्चन सोल्व किया जा सकता है बड़ी आसानी से। T1 T2 कंसिडर करो दिमाग में, उसको सोल्व करो और आंसर लेके आओ। बहुत जल्दी इसका आंसर दिया जा सकता है, लेकिन मैं आपको डीपली समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत नहीं आए और आगे आप एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस को गलत ना करें। T1 का वैल्यू 100 के, क्योंकि हाई टेम्परेचर लेते हैं हम T1 के लिए, और T2 का वैल्यू कितना बच्चों 80 के। यदि इसको हम सॉल्व करते हैं आगे जाके तो ईटा इज इक्वल्स क्या मिलता है 100 माइनस 80 20 आ जाएगा अपॉन 100 क्या आ जाएगा बच्चों 1/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। तो सेकंड वाले के लिए कितना है बच्चों 1/5 है। 1/5 को जब सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, कितना आता है एफिशिएंसी जो होता है 20% आता है बच्चों। कितना आता है 20% आता है। चाहे तो आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली आप लोगों को दिखा रहा हूँ यहाँ पे। आगे देखिएगा T1 और T2 हम तीसरे वाले के लिए लेते हैं। T1 का वैल्यू है 60 के और T2 का वैल्यू है 40 के। तो यहाँ से फिर से डिफरेंस तो 20 का ही मिला, तो हम ईटा इज इक्वल्स डायरेक्ट लिख सकते हैं 20/60 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों 20/60 लिख सकते हैं। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो ये मिलता है 1/3। कितना मिलता है बच्चों 1/3, यानी कि इसकी जो एफिशिएंसी थर्ड वाले की एफिशिएंसी आती है वो 1/3 आती है। इसको हम बोल सकते हैं 33.3%। 33.3%। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों, तो अगले वाले के लिए बात करते हैं। तो फोर्थ वाले के लिए जो एफिशिएंसी है 40 के, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर 20 के, दोनों के बीच का जो डिफरेंस आया है वो कितना आया बच्चों ईटा इज इक्वल्स, जब डिफरेंस निकालते हैं तो 20/40 यानी कि 1/2। कितना बच्चों 1/2, और 1/2 को आप बोल सकते हैं 50%। कितना बच्चों 50%। माफ़ कीजिएगा, शायद सेकंड वाले में हमने कुछ गड़बड़ करी है। सेकंड वाले में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। सेकंड वाले को हम एक बार और सोल्व करके देख लेते हैं। इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, तो 100 इधर 80। यदि इसको सोल्व करते हैं तो ईटा इज इक्वल्स 20/100। नहीं ठीक है बच्चों, कोई भी परेशानी नहीं है, 1/5 आएगा। ठीक है, सब कुछ सही है। अब यहाँ से देखते हैं तो एफिशिएंसी किसके लिए सबसे ज़्यादा निकली है बच्चों फोर्थ वाले के लिए। किसके लिए एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा निकली है फोर्थ वाले के लिए। ठीक से देखा जाए तो हमने इसके लिए देखा कितनी निकली थी 25%, इसके लिए देखा था कितनी निकली थी 20%, इसके लिए देखा कितनी निकली 33.3%, और इसके लिए देखा कितनी निकली 50%। तो एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा कौन से टेम्परेचर डिफरेंस के लिए है फोर्थ, यानी कि 40 और 20 के बीच में हमारा जो कार्नोट इंजन है वो क्या करेगा बच्चों बड़ी अच्छे तरीके से क्या करेगा काम करेगा, एफिशिएंसी उसकी सबसे ज़्यादा मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है या फिर ऐसा कह सकते हैं फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है लेकिन सरल है। मैंने आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा डीप में समझा दिया, इसको अलग अलग सोल्व करके दिखाया ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। छठा क्वेश्चन हमें दिया गया, एक वस्तु में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, यदि इसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है तो क्या होगा। हीट इज नॉट बीइंग एक्सचेंज्ड इन ए बॉडी इफ इट्स इंटरनल एनर्जी इज इंक्रीज्ड, देन क्या होगा यदि उसकी इंटरनल एनर्जी को क्या कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए। किसी बॉडी की इंटरनल एनर्जी को यदि इंक्रीज किया जाए और उस बॉडी में हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो क्या होगा। तो बच्चों सबसे पहले तो आप समझिए कि कौन सी प्रोसेस है। प्रोसेस कौन सी है, एडियाबेटिक प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है बच्चों, एडियाबेटिक प्रोसेस है। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, हीट चेंजेस टू जीरो। हीट चेंजेस टू जीरो यानी कि डेल क्यू इज चेंजेस टू जीरो। डेल्टा क्यू का चेंज कभी भी नहीं होता है। अब यदि डेल्टा क्यू का चेंजेस नहीं हो रहा है और आप इंटरनल एनर्जी बढ़ा रहे हो, पहले तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से हम देखते हैं डेल क्यू इज इक्वल्स डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। यहाँ पे यदि डेल क्यू का वैल्यू जीरो रख दिया जाए तो जो वैल्यू मिलता है हमें क्या मिलता है बच्चों, माइनस ऑफ डेल्टा यू इज इक्वल्स डेल्टा डब्ल्यू। यही मिलता है वैल्यू हमें। वैल्यू क्या मिलता है बच्चों, हमें यह मिलता है माइनस ऑफ डेल्टा यू इज इक्वल्स डेल्टा डब्ल्यू। हमें बोला जा रहा है इंटरनल एनर्जी को बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा। ध्यान देना बच्चों, इंटरनल एनर्जी बढ़ाई जाएगी यदि सिस्टम वर्क करेगा तो उसका टेम्परेचर क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। अर्थात हम क्या बोलेंगे, कौन सा ऑप्शन सही है, इसका टेम्परेचर क्या होगा, इट्स टेम्परेचर विल बी
इंक्रीजेस, यानी कि इसका टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा, इसका तापमान जो होगा वो क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। आपको ध्यान देना है प्रोसेस के ऊपर। अगला क्वेश्चन फिर से बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया गया। इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर लीनियर सुपरफिशियल एंड क्यूबिकल एक्सपांसिविटी ऑफ सॉलिड्स, देन क्या होगा, यदि अल्फा बीटा गामा किसी ठोस के क्रमशः रेखीय क्षेत्रीय एवं आयतन प्रसार गुणांक हो तो क्या होगा। अब बच्चों ध्यान देना, अल्फा बीटा गामा जो है हमें क्या बताए गए, लीनियर सुपरफिशियल एंड कोफिशियल क्यूबिकल, सॉरी कोफिशियल नहीं क्यूबिकल, हमें दिया गया कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन और कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन अल्फा बीटा गामा दिए गए हैं। तो सब बच्चों को पता है अल्फा बीटा गामा के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है बच्चों, 1:2:3 का, 1:2:3 का, या फिर हम इसी इक्वेशन को इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा बाय 1 इज इक्वल्स बीटा बाय 2 इज इक्वल्स गामा बाय 3। तो यहाँ से कौन सा इक्वेशन मैच करता है बच्चों, अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इज इक्वल्स 1:2:3, यानी कि 1, 2, 3 का अनुपात होता है इनके बीच में, अल्फा बीटा गामा के बीच में। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि भाई जो पेंटागन होती है वो किसके प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है, कणित्र जो होता है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ध्यान देना बच्चों, जो कणित्र होता है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके प्रिंसिपल पे काम करता है, बर्नौलीज प्रिंसिपल पे काम करता है। किस पे काम करता है बच्चों, बर्नौलीज प्रिंसिपल पर काम करता है। जो पेंटागन होती है हमारी, जो कणित्र होता है जिसे हम हिंदी में एक और नाम से जानते हैं फव्वारा, वो किसके सिद्धांत पे चलता है, बर्नौली के सिद्धांत पे चलता है। जैसे आप लोगों ने सभी लोगों ने देखा होगा, जो स्प्रे करने की बोतल होती है, वो स्प्रे करने की बोतल कुछ इस तरह से डिजाइन की जाती है, इसके अंदर एक नली डली होती है। इसमें यदि यहाँ से आगे की तरफ जब हम क्या करते हैं, इस एयर बबल को हम क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, तो क्या होता है बच्चों, बेसिकली यहाँ से क्या होता है, पानी की छोटी छोटी बूंदें बौछारों के रूप में कहाँ जाने लगती है, बाहर जाने लगती है। अब बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या था बच्चों, बर्नौली प्रिंसिपल क्या था कि किसी भी लिक्विड के अंदर जितनी भी एनर्जीज होती है उन एनर्जीज का सम क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी कि जितनी भी एनर्जी होती है वो सब कैसी होती है, कंजर्वेटिव होती है। यहाँ से हम लोग बात करें बच्चों तो क्या बोला जाता है, जैसे इसको प्रेस किया जाता है तो यहाँ से क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, एयर की बहुत ज़्यादा होती है, तेजी से वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और बर्नौली ने क्या बोला था बच्चों, जिस जगह पे वेलोसिटी ज़्यादा होगा वहाँ पे प्रेशर कम होगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है और प्रेशर क्या है बच्चों, कम है। जबकि इंटरनली यदि बात की जाए इस बोतल के अंदर, तो इस बोतल के अंदर प्रेशर क्या है, हाई है, और वेलोसिटी क्या है, लो है। अब प्रेशर की क्या खासियत बताई गई बच्चों, प्रेशर की खासियत पास्कल ने बताई थी कि प्रेशर हमेशा हाई टू लो की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा, यानी कि प्रेशर हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाता है ना। तो प्रेशर हाई कहाँ पर है बच्चों, बोतल के अंदर, और लो कहाँ पर है, बाहर की तरफ। पानी जो होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ऊपर जाने लगता है, और जैसे ही वो तेज गति से बहने वाली हवा के कांटेक्ट में आता है वो छोटी छोटी बूंदों के रूप में क्या हो जाता है बच्चों, बाहर निकल जाता है। ये जो पेंटागन कहलाता है, ये क्या कहलाता है, पेंटागन। और ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, बर्नौलीज प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है। सभी बच्चों को समझ में आया होगा। बड़ी आसान सी, ये बड़ा आसान सा प्रिंसिपल था जो बर्नौली की प्रमेय होती है, थ्योरम होती है बर्नौली की, बड़ी आसान है बच्चों और बड़ी इंपॉर्टेंट भी होती है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें न्यूमेरिकल दिया गया है। इस टाइप के न्यूमेरिकल हम पिछली क्लासेस में भी सॉल्व कर चुके हैं। जो न्यूमेरिकल दिया गया है वो क्या दिया गया बच्चों, यदि किसी ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 1/4 हो, यानी कि क्वार्टर हो, तथा गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का कितना हो, 2 गुना हो, तो उस ग्रह पर पलायन वेग पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कितना होगा। हमें क्या रेडियस और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिखाया गया है। तो सबसे पहले तो बच्चों हम स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला देखते हैं। स्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, √2gr, ये RE बोल सकते हैं हम, रेडियस ऑफ अर्थ बोल सकते हैं इसको। अब यहाँ से ध्यान देना बच्चों, कोई प्लेनेट है जिसका रेडियस जो रेडियस है, कोई प्लेनेट है जिसका जो रेडियस है वो रेडियस अर्थ के रेस्पेक्टिवली कितना है, 1/4 है। अर्थ के रेस्पेक्टिवली उस प्लेनेट का जो रेडियस है, रेडियस ऑफ द प्लेनेट यदि हम निकालते हैं तो उस वो अर्थ के रेस्पेक्टिवली कितना है, 1/4। और दूसरी चीज़ देखा जाए, यदि गुरुत्वीय त्वरण यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यदि उस प्लेनेट के लिए देखा जाए तो उस प्लेनेट का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो कितना है, 2 टाइम्स है। कितना है बच्चों, 2 टाइम्स है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है 2 टाइम्स है कितना, अर्थ का। अर्थ के कंपैरेटिवली कितना है वो, 2 टाइम्स है। यदि यहाँ से हम लोग बात करते हैं तो ध्यान से समझिएगा, आगे हम लोग बात करते हैं, यदि इस फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं तो हम क्या निकालते हैं बच्चों, v
ई यानी कि एस्केप वेलोसिटी फॉर द अर्थ यानी कि पृथ्वी के लिए पृथ्वी के लिए पलायन वेग निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या है बच्चों, √2gr। क्या है फॉर्मूला, √2gr। यदि इसी तरह से उस प्लेनेट के लिए हम लोग निकालें और कंपेयर करें दोनों के बीच में तो कंपैरिजन बड़ा आसान हो जाएगा। 2 × g कितना है बच्चों, 2g, और r कितना है बच्चों, 1/4 है। कितना है बच्चों, 1/4 है। अब यहाँ से कंपैरिजन करना बड़ा आसान हो जाता है। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, g से g कैंसिल हो जाता है, r से r कैंसिल हो जाता है और इस 2 से 4 कैंसिल हो जाता है 2 टाइम्स। यानी कि जो वैल्यू बचती है हमारे पास वो क्या बचती, VE/VP इज इक्वल्स टू √1/1/2 बचती है बच्चों। या इसको अलग अलग हम रूट में लिख लेते हैं, अलग अलग लिखते हैं तो उससे बड़ा आसान हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। √1/1/2 बोला जा सकता है। यदि हम VP को निकालते हैं यानी कि एस्केप वेलोसिटी फॉर द प्लेनेट के लिए निकालते हैं तो कितने निकलती है बच्चों, 1/√2 × VE यानी कि अर्थ के कंपेरेटिवली वो कितना हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 1/√2, जो कि कौन सा ऑप्शन मैच करता है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन मैच करता है कि अर्थ के कंपेरेटिवली उसका एस्केप वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन था बच्चों, फिर से बड़ा आसान क्वेश्चन है। बस आपको क्या करना है, फर्क करना है, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करना है, उसको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन क्या दिया गया बच्चों कि एक ट्रक और एक कार समान गतिज ऊर्जा से जा रहे हैं। एक लॉरी है और एक कार है जो कि क्या है, सेम काइनेटिक एनर्जी से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, है ना बच्चों। दोनों को समान मंदन बल द्वारा विराम अवस्था में लाया जाता है। दोनों को क्या किया जाता है बच्चों, सेम ब्रेक लगाया जाता है, यानी कि सेम क्वांटिटी में ब्रेक लगाया जाता है, समान मंदन बल लगाया जाता है, तो दोनों को रोका जाता है। तो ट्रक व कार में से पहले कौन रुकेगा। तो सबसे पहले तो बच्चों ये ध्यान देने लायक ये बात है कि जो कार है और ट्रक है इनका वेलोसिटी क्या है, इक्वल है। वेलोसिटी इक्वल है इन द सेंस क्या, इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी क्या दी गई हम लोगों को, इक्वल दी गई है। काइनेटिक एनर्जी कैसी है, सेम है। दो ऑब्जेक्ट्स की काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है। और दोनों के ऊपर जो ब्रेक यूज़ किया गया है वो भी सेम यूज़ किया गया है। जो मंदन बल लगाया गया वो भी कैसा लगाया बच्चों, सेम लगाया है, समान लगाया है। तो यदि इक्वली रिटार्डिंग करते हैं इसको, रिटार्डेशन यानी कि मंदन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। यदि इक्वली लगाया गया रिटार्डिंग फोर्स तो फिर दोनों को रुकने में कितना टाइम लगेगा, या पहले कौन रुकेगा बाद में कौन रुकेगा। तो ध्यान देना बच्चों, काइनेटिक एनर्जी दोनों की इक्वल है। काइनेटिक एनर्जी दोनों की इक्वल होने के कारण हम क्या बोलेंगे, दोनों क्या करेंगे, साथ साथ रुकेंगे। दूसरी चीज़ हमारे फेवर में एक और ये भी है कि इनके ऊपर लगाया गया जो मंदन बल है, जो रिटार्डेशन है, मंदन है, वो क्या है बच्चों, इक्वल है। यानी कि दोनों के द्वारा दोनों के ऊपर लगाया गया जो ब्रेक का क्वांटिटी है, ब्रेक जो है वो सेम उसका लगाया गया है, सेम पावर का लगाया गया है, इसलिए दोनों क्या करेंगे, एक साथ रुकेंगे। दोनों को रुकने में लिया गया समय क्या होगा, समान होगा। क्लियर है बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया, किसी टावर के शीर्ष से 1 किलोग्राम तथा 10 किलोग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक साथ गिराई जाती हैं। पृथ्वी की सतह पर कौन पहले आएगा, कौन बाद में आएगा। हमें क्या बताया गया बच्चों कि दो बॉडी हैं जिनके मास 1 किलोग्राम एंड 10 किलोग्राम हैं। दोनों को एक टावर के या टावर की छत से क्या किया जाता है, एक साथ क्या कर दिया जाता है, ड्रॉप कर दिया जाता है। कौन पहले आएगा, कौन बाद में आएगा। तो बच्चों ध्यान से समझना, ये वाला जो है इसके पीछे बड़े सारे कॉन्सेप्ट काम करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आप ये प्रैक्टिकल कहाँ कर रहे हो, आपका वेदर कौन सा है, यानी कि आप वैक्यूम में कर रहे हो या फिर किसी मीडियम में कर रहे हो। मीडियम में कर रहे हो तो मीडियम रेयर है, डेंसर है, इन पे डिपेंड करता है। लेकिन ध्यान देना बच्चों, जो सबसे बड़ी डिपेंडेंसी होती है वो किस पे होती है, किस पे होती है बच्चों, पदार्थ की प्रकृति पर होती है। किस पे होती है बच्चों, पदार्थ की प्रकृति पर, यानी कि नेचर ऑफ द मैटर, यानी कि जो पदार्थ है आपका उसका प्रकृति होना चाहिए। प्रकृति कैसा कि वो भाई पदार्थ जो है किस चीज़ के बने हुए हैं, दोनों सेम उसके हैं या फिर अलग अलग उसके हैं। तो यहाँ पे तो देखा जाए बच्चों तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि यदि दो वस्तुओं को इक्वली डिस्टेंस से, इक्वली हाइट से आप एक साथ ड्रॉप कर रहे हो और दोनों के ऊपर यदि हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को 0 मान लें, यानी ऐसा भी कह सकते हैं कि इनके ऊपर जो रिएक्शन फोर्स है वो काम नहीं करे यदि, तो दोनों क्या करेंगे, एक साथ पहुंचेंगे। इस क्वेश्चन में काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी की गई है। कंट्रोवर्सी किस तरह से की गई बच्चों, आप लोगों को ना तो नेचर बताया गया ऑब्जेक्ट का, नेचर पे डिपेंड करता है मैंने जैसा कि बोला। दूसरी चीज़ आपको मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी, मीडियम कौन सा है।
तीसरी चीज़ आपको ये पता होना चाहिए भाई कि इनके ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी कि ग्रेविटी का क्या इफेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको कुछ भी नहीं बताया गया, इस हिसाब से हम क्या बोलेंगे बच्चों कि दोनों क्या करेंगे, एक साथ पहुँचेंगे, दोनों क्या करेंगे, एक साथ पहुँचेंगे। लेकिन यदि इसको हम बात करें अदर वे में, और इस तरह से करें कि आपको नेचर बता दिया जाए ऑब्जेक्ट का, यानी कि प्रकृति बता दी जाए कि एक लोहा है, एक रुई है यानी कि कॉटन है, और एक तरफ क्या है, आयरन है, दोनों का वेट मास जो है सेम है और दोनों को इक्वली गिराया जाता है, इक्वली डिस्टेंस से, तो कौन पहले आएगा? तो स्वाभाविक सी बात है कौन पहले आ जाएगा, लोहा पहले आ जाएगा। कौन आ जाएगा बच्चों? लोहा पहले आ जाएगा, आयरन की जो बॉल होगी वो पहले आ जाएगी। रीज़न क्या है? एक तो डेंसिटी, दूसरा रीज़न क्या है, उनके ऊपर लगने वाला क्या, ग्रेविटी। दूसरा रीज़न क्या है, उनके ऊपर लगने वाला ग्रेविटी। तो यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, हमें जब कुछ भी नहीं बताया जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे कि दोनों एक साथ पहुँचेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द डायमेंशंस ऑफ सरफेस टेंशन आर, यानी कि जो पृष्ठ तनाव होता है उसकी विमाएँ क्या होती हैं, उसकी डायमेंशंस क्या होती हैं। तो सबसे पहले सरफेस टेंशन क्या होता है बच्चों? सरफेस टेंशन होता है F/L, यानी कि फोर्स अपॉन लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। इसकी यदि डेफिनेशन मैं आप लोगों को बताऊं तो डेफिनेशन बड़ी आसान है, किसी भी द्रव का वह गुण जिसके कारण वो अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम करने का प्रयास करता है, क्या कहलाता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। यदि इसकी डायमेंशंस निकालते हैं तो फोर्स की डायमेंशन हमें पता होती है, कितनी होती है, MLT-2, और लेंथ की जो डायमेंशन होती है कितनी होती है बच्चों, L से L कैंसिल हो जाता है, तो जो डायमेंशंस बचती हैं वो कितनी होती है, MT-2। कितनी होती है बच्चों, MT-2। यहाँ से सॉल्व करके देखा जाए तो क्या आती है इसकी डायमेंशंस, MT-2, जो कि कौन सा ऑप्शन मैच करता है, हमारा फोर्थ ऑप्शन मैच करता है। कौन सा ऑप्शन मैच करता है बच्चों, फोर्थ ऑप्शन मैच करता है कि भाई इसकी डायमेंशंस जो हैं वो कितनी हैं, MT-2 है। क्लियर बच्चों? अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया हमें, फिर से दिया गया है कि रेडियो एक्टिव या रेडियो एक्टिवता जो होती है, रेडियो एक्टिविटी जो होती है, उसका एसआई यूनिट क्या होता है। तो सबसे पहले तो बच्चों ये कि रेडियो एक्टिविटी को किसने देखा था, रेडियो एक्टिविटी को जिसने खोजा था, जिसने इन्वेंट किया था, उसी के नाम पे इसकी एसआई यूनिट दी गई है। और रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिविटी का जो जनक होता है, जो फादर होते हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है, बैक्यूरेल के नाम से जाना जाता है। रेडियो एक्टिविटी या रेडियो सक्रियता की खोज सबसे पहले किसने की थी, बैक्यूरेल ने की थी। किसने की थी बच्चों, बैक्यूरेल ने की थी। तो इसका ऐसा यूनिट भी उनके नाम पे रखाया गया है, जो कि क्या है, बैक्यूरेल है। आगे हम लोग बात करते हैं, जो जेनर डायोड होता है किसके लिए यूज़ किया जाता है, किस काम के लिए जेनर डायोड का यूज़ किया जाता है, हमसे ये क्वेश्चन किया गया। तो जेनर डायोड का जो काम है किस रूप में काम करता है, एम्पलीफायर के रूप में काम करता है क्या, नहीं, रेक्टिफायर के रूप में काम करता है, ऑस्किलेटर के रूप में काम करता है, या फिर वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में काम करता है। सब लोगों को पता है जेनर डायोड का काम क्या है बच्चों। जेनर डायोड का काम क्या होता है, वोल्टेज को क्या करता है, ये नियंत्रण करता है। क्या करता है, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में किसका यूज़ किया जाता है, जेनर डायोड का यूज़ किया जाता है। हम लोगों ने सेमीकंडक्टर्स वाले पार्ट में इसको बड़े अच्छे तरीके से समझा था। आइए बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि जो न्यूक्लियर फोर्स होते हैं उनकी रेंज क्या होती है, अप्रोक्सीमेटली न्यूक्लियर फोर्स की रेंज कितनी होती है। तो न्यूक्लियर फोर्स क्या बच्चों, जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियन किसे बोलते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है बच्चों, न्यूक्लियन बोला जाता है, जो कि किसके अंदर होते हैं, नाभिक के अंदर होते हैं। तो नाभिकीय बल क्या है, जो नाभिक के अंदर अणुओं को बांध के रखने के लिए आवश्यक बल होता है, उसे हम बोलते हैं नाभिकीय बल। और ये बहुत छोटी डिस्टेंस पर काम करता है, मतलब इसकी डिस्टेंस जो होती है या रेंज जो होती है वो लगभग कितनी होती है बच्चों, 10⁻⁻15 मीटर। यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन मैच करता है वो कौन सा होता है, 1/1.4 × 10⁻⁻15 मीटर। बहुत छोटी डिस्टेंस पर जाकर ये क्या करते हैं, काम करते हैं। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इस ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पावरफुल यदि फोर्स कोई सा है तो वो कौन सा है, न्यूक्लियर फोर्स है। कौन सा है बच्चों, सबसे ज़्यादा पावरफुल फोर्स कौन सा है, न्यूक्लियर फोर्स है। और सबसे ज़्यादा वीक फोर्स कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा दुर्बल बल कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। कौन सा होता है बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इसी कड़ी में। तो अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं, जो इनमें बीटा कण जो होते हैं उनकी रेडियो एक्टिविटी तत्व
उत्सर्जित करते हैं, या किसी रेडियो एक्टिव तत्व से उत्सर्जित जो बीटा कण होते हैं वो किस तरह से होते हैं। बीटा पार्टिकल्स इमिटेड बाय ए रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स आर, यानी कि किस तरह के एलिमेंट होते हैं, बीटा कण जो होते हैं किस तरह से होते हैं। तो ध्यान देना बच्चों, जब हम रेडियो एक्टिविटी पढ़ते हैं तो रेडियो एक्टिविटी में हमको रदरफोर्ड ने क्या बताया था बच्चों, रदरफोर्ड ने बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट से जो रेडिएशंस निकलती है वो रेडिएशंस कितने तरह की होती है, 3 तरह की होती है। जो रेडिएशंस होती है वो कितने तरह की होती है, 3 तरह की, अल्फा, बीटा और गामा। जो रेडिएशंस निकलती है वो कितने तरह की निकलती है, 3 तरह की, अल्फा, बीटा और गामा। तो जो अल्फा होते हैं कौन होते हैं बच्चों, अल्फा होते हैं या बीटा होते हैं या जो गामा होते हैं किस तरह से होते हैं। तो अल्फा जो होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बीटा जो होते हैं कैसे, नेगेटिव होते हैं, और गामा जो होते हैं कैसे होते हैं बच्चों, न्यूट्रल होते हैं, इन पे कोई चार्ज नहीं होता है। यहाँ पे देखा जाए कौन सा ऑप्शन मैच करता है बच्चों, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं क्या, नहीं। नाभिक के परितः परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स तो कौन होते हैं बच्चों, अल्फा विकिरणस होते हैं। कौन होते हैं बच्चों, अल्फा, या ऐसा कह सकते हैं कि अल्फा। तो नाभिक से उत्सर्जित कैसे होते हैं, ये आवेशित कण होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, नाभिक से उत्सर्जित क्या होते हैं, ये आवेशित कण होते हैं। इन पे आवेश नहीं बताया गया हमें, यहाँ पे आवेश के बारे में बात नहीं की गई, लेकिन क्या बोला जाएगा, चार्ज्ड पार्टिकल इमिटेड बाय द न्यूक्लियस, यानी नाभिक से उत्सर्जित क्या होते हैं, ये आवेशित कण होते हैं। इनके ऊपर आवेश होता है। आवेश रहित जो होता है वो कौन होता है बच्चों, गामा होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया कि जो लाइट वेव्स होती हैं उनकी जो नेचर होता है वो कैसा होता है, जो प्रकाश तरंगें होती हैं वो कैसी होती हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों प्रकाश कैसी तरंग है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग है। लेकिन विद्युत चुंबकीय होने के साथ साथ वो कैसा है, अनुप्रस्थ भी है। कैसा है बच्चों, ट्रांसवर्स भी होता है। तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय होती है। कैसी होती है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये। तो हम जब स्टार्टिंग करते हैं वेव्स एंड साउंड्स के बीच में, साउंड एंड वेव को हम जब पढ़ते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन यही पढ़ते हैं कि जो लाइट होता है वो किस तरह का रे होता है, किस तरह का वेव होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया गया है फिर से, कि जो साबुन का बुलबुला होता है, जो सोप बबल होता है, वो कलर्ड, इसका जो कलर होता है रंगीन होने का, इसका कारण क्या होता है। सोप बबल जो होता है रंगीन होता है, इसका कारण क्या है। तो सबसे पहले सब इसकी घटना हम सबको पता है, इंटरफेरेंस की प्रोसेस के कारण, यानी कि व्यतिकरण की घटना के कारण ये कैसा होता है, रंगीन होता है। व्यतिकरण की घटना के कारण जो सोप बबल होता है बच्चों कैसा होता है, रंगीन होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि एक उत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक μ1 है, कोई एक द्रव जिसका द्रव अपवर्तनांक μ2 है में डुबाया जाता है, तो लेंस कैसा व्यवहार करेगा। सबसे पहले तो बच्चों हमें ये पता होना चाहिए कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, कौन सा बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस किस तरह से होता है, इस तरह से होता है, ठीक है बच्चों। और कॉन्केव लेंस जो होता है किस तरह से होता है, इस तरह से होता है। ये कॉन्केव लेंस है और ये कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या बोल सकते हैं, कन्वर्जिंग लेंस या फिर डाइवर्जिंग लेंस। हम क्या बोलते हैं बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या बोलेंगे, कॉन्केव लेंस को हम क्या बोलेंगे। इनका नेचर पता होना चाहिए। नेचर यदि पता है तो उसके बाद ही हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसको किस लिक्विड के अंदर डिप किया गया, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, दोनों को कंपेयर करके हम क्या बता सकते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस आएगा। तो सबसे पहले तो बच्चों हम सभी लोगों को पता है कि जो लेंस होते हैं वो मिरर का अपोजिट क्वालिटी रखते हैं, यानी कि जो यदि कोई मिरर कन्वर्जिंग है तो लेंस में उस नाम का जो लेंस होगा वो डाइवर्जिंग होगा। हम सब लोगों को पता है कि जो कॉन्केव मिरर होता है वो कैसा होता है, कन्वर्जिंग होता है। अर्थात कॉन्वेक्स लेंस कैसा होगा, कन्वर्जिंग लेंस होगा। कैसा होगा बच्चों, कन्वर्जिंग लेंस होगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, और इसे हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं बच्चों, डाइवर्जिंग लेंस। तो सबसे पहले तो बात यहाँ से आती है कि हमसे पूछा कौन से लेंस के बारे में गया, हमसे पूछा गया कॉन्वेक्स लेंस के बारे में, यानी कि उत्तल लेंस के बारे में। तो हम डाइवर्जिंग वाला तो काम ही छोड़ देते हैं, यानी कि कॉन्केव का काम खत्म कर देते हैं। अब ये होता है कन्वर्जिंग। कैसा होता है बच्चों, कन्वर्जिंग। अब हम सभी लोगों ने इसकी एक प्रोसेस पढ़ी है। प्रोसेस क्या है, यदि किसी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के या दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम हो, यानी कि किसी लेंस को ऐसे लिक्विड में डिप किया जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से क्या हो, कम हो, लेंस से ज़्यादा हो या लेंस के इक्वल हो, तो क्या इफेक्ट होता है। तो ध्यान देना बच्चों, यदि किसी लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या बच्चों, लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा होता है, तो क्या होता है, लेंस का नेचर चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, नेचर
चेंज हो जाता है। अब यहाँ से हमसे बात की गई कि जो लेंस होगा वो डाइवर्जिंग हो जाएगा यदि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो नहीं। यदि लेंस का ज़्यादा होता है और वाटर का कम होता है तो नेचर चेंज नहीं होता है, फोकल लेंथ जो होती है वो चेंज होती है। तो पहला वाला ऑप्शन तो हम मैच कर ही नहीं सकते। सेकंड वाला ऑप्शन क्या कि वो डाइवर्जिंग हो जाएगा लेंस यदि लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कम है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है ये कि यदि लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो और वाटर का हमारे लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो तो नेचर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब वास्तव में कैसा होता है, कन्वर्जिंग, लेकिन बन कैसा जाता है, डाइवर्जिंग। कैसा बन जाता है बच्चों, डाइवर्जिंग। तो कौन सा ऑप्शन मैच करता है हमारा, बी वाला ऑप्शन मैच कर जाता है कि डाइवर्जिंग लेंस इफ μ1 इज लेस देन टू μ2। अगला क्वेश्चन फिर से दिया गया कि टू गेट 3 इमेजेस ऑफ ए सिंगल ऑब्जेक्ट वन शुड हैव 2 प्लेन मिरर्स एट एन एंगल ऑफ। किस एंगल पे 2 समतल दर्पणों को रखा जाए कि प्राप्त प्रतिबिंबों की संख्या जो है वो कितनी हो, 3 हो। प्राप्त प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो, 3 हो। तो प्रतिबिंब की संख्या, नंबर ऑफ इमेजेस निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है बच्चों, फॉर्मूला क्या दिया गया है प्लेन मिरर के लिए, 360 डिग्री बाय थीटा, 360 डिग्री बाय थीटा। यहाँ से जो फॉर्मूला दिया जाता है कुछ इस तरीके से दिया जाता है। अब हम अलग अलग एंगल्स पे रख के देख लेते हैं बच्चों, ध्यान से समझना। लेकिन यदि n इज इक्वल्स सम और n इज इक्वल्स विषम, यानी कि जो नंबर ऑफ इमेजेस हैं वो इस फॉर्मूले से यदि सम आते हैं तो नंबर ऑफ इमेजेस का जो वैल्यू होता है वो क्या हो जाता है, n-1 हो जाता है। और यदि विषम आते हैं तो नंबर ऑफ इमेजेस n ही रहते हैं। यहाँ से हम सॉल्व करके देख लेते हैं। यदि बच्चों देखना हमें कितना इमेज चाहिए, 3 इमेज चाहिए, हम कौन सा वैल्यू रखते हैं, सबसे पहले 60 डिग्री। यदि हम इस फॉर्मूला 360 बाय थीटा में 60 डिग्री रखते हैं तो 360/60 क्या आता है वैल्यू, 6 आता है। 6 कैसा नंबर है, सम नंबर है, इसमें से n1 लेस करते हैं तो कितने बचते हैं नंबर ऑफ इमेजेस, 5, यानी कि 60 डिग्री हमारा ऑप्शन हो नहीं सकता। सेकंड ऑप्शन है 90 डिग्री, फॉर्मूले में वैल्यू रखा 360/90, जो वैल्यू आता है कितना आता है, 4। कितना आता है बच्चों वैल्यू, 4 कैसा है, सम नंबर है, सम नंबर है तो हम n-1 करेंगे, यानी 4-1 करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा बच्चों, 3। यानी कि 3 इमेज यदि बनाने हैं, 2 समतल दर्पणों के बीच में कितने इमेज बनाने हैं, यदि 3 इमेज बनाने हैं तो दोनों को किस एंगल पर रखना पड़ेगा, 90 डिग्री पर रखना पड़ेगा। किस एंगल पर रखना पड़ेगा बच्चों, 90 डिग्री पर रखना पड़ेगा। 90 डिग्री पर रखना पड़ेगा अर्थात दोनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलरली रखना पड़ेगा। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन था बच्चों। अगला फिर से अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया, द फ्रीक्वेंसीज ऑफ एक्स रेज, गामा रेज एंड अल्ट्रावायलेट रेज आर रेस्पेक्टिवली ए, बी एंड सी, देन इनमें से कौन सा रिलेशन सही होगा। एक्स किरणों, वाई किरण, गामा किरणों और परावैंगनी किरणों यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज की आवृत्ति क्रमशः ए बी सी है, तो इनमें से क्या सही होगा। तो सबसे पहले तो बच्चों ध्यान देना, हम लोग निकाल लेते हैं हमें कौन कौन सी रेज दी गई है, एक्स रेज दी गई है, कौन सी रेज दी गई है, एक्स रेज दी गई है, हमें दूसरी रेज दी गई है गामा रेज, और जो तीसरी रेज दी गई है कौन सी दी गई है, यूवी रेज। कौन सी दी गई बच्चों, यूवी रेज। यदि फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो गामा की फ्रीक्वेंसी इन दोनों से ज़्यादा होती है। गामा की फ्रीक्वेंसी एक्स और यूवी रेज से क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्या होती है बच्चों, ग्रेटर होती है। यहाँ से ऑप्शन मैच करें तो एक ही यानी कि एक्स किरणों की ज़्यादा है क्या, नहीं, गलत बात है। एक ही ज़्यादा है क्या, नहीं, एक ही ज़्यादा है क्या, नहीं, यानी कि 3 ऑप्शन तो स्टार्ट से देखते से ही गलत हो जाते हैं कि एक्स रेस की जो होती है फ्रीक्वेंसी गामा से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, और इन तीनों ऑप्शन में एक्स रेस की जो फ्रीक्वेंसी गामा से ज़्यादा दिखा दी गई है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, गामा रेस की फ्रीक्वेंसी एक्स रेस से भी ज़्यादा होती है और किससे ज़्यादा होती है, यूवी रेस से भी ज़्यादा होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होता है, डी वाला, यानी कि गामा रेस की फ्रीक्वेंसी एक्स रेस और यूवी रेस से क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 23 जो दिखाया गया वो क्या दिखाया गया है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एसी डीसी में बदलती है कहलाती है। द प्रोसेस बाय विच अल्टरनेटिंग करंट इज कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट करंट इज नोन एज, किसके रूप में जाना जाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट होता है। तो कौन सी प्रक्रिया होती है बच्चों, वो रेक्टिफिकेशन होती है। कौन सी प्रोसेस के थ्रू होता है ऐसा, रेक्टिफिकेशन के प्रोसेस के थ्रू होता है, यानी कि दिष्ट करंट के माध्यम से ऐसा होता है। रेक्टिफिकेशन की प्रोसेस से क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट को किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, डायरेक्ट करंट के रूप में क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन फिर से दिया गया। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया
कि भाई दो कुंडलियों को एक दूसरे के निकट रखा जाता है तो कुंडलियों के युग्म का अन्योन्य प्रेरण गुणांक निर्भर करता है, यानी कि टू कॉइल्स आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द पेयर ऑफ कॉइल्स डिपेंड्स ऑन। किस पे डिपेंड करता है हमारा म्यूचुअल इंडक्शन, यानी कि अन्योन्य प्रेरण। तो ध्यान से देखा जाए तो दोनों कुंडलियों में धारा परिवर्तन की दर पर डिपेंड नहीं करता है, धारा परिवर्तन की दर पर डिपेंड नहीं करता है। दोनों कुंडलियों में धारा पर भी डिपेंड नहीं करता है। कुंडलियों में तारों के पदार्थ पर डिपेंड करता है क्या बच्चों? पदार्थ पर भी ये डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड करता है किस पर? दोनों कुंडलियों की आपेक्षिक स्थितियों पर, यानी कि रिलेटिव पोजीशन एंड ऑपरेट या ओरिएंटेशन ऑफ द टू कॉइल्स, यानी कि क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग, दोनों कुंडलियों की आपेक्षिक स्थितियों पर निर्भर करता है ये कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25 जो दिया गया है बच्चों, इस तरह से दिया गया है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए तथा बी बिंदुओं के मध्य उभयनिष्ठ प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ पे केवल मैंने क्वेश्चन दिया, आप लोगों को डायग्राम नहीं दिया गया। डायग्राम मैं अपने हाथ से बना रहा हूँ यहाँ पे और उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। डायग्राम कुछ इस तरह से दिया गया है कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट कौन सा है बच्चों? ये जो पॉइंट दिया गया हमें, पॉइंट कौन सा दिया गया? ए पॉइंट दिया गया है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ से इस तरह से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया गया है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया गया और ये हमारा पॉइंट बी है। आगे चलते हैं हम लोग, तो यहाँ पे फिर से एक रेजिस्टेंस लगाया गया है और यहाँ पे फिर से एक रेजिस्टेंस लगाया गया है। हमसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है ए और बी पॉइंट के बीच में, यदि सारे के सारे रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है कितना हो? 2 ओम हो। कितना हो बच्चों? 2 ओम हो। सभी का रेजिस्टेंस इक्वल, जो रेजिस्टेंस हो कितना हो? 2 ओम हो। तो आपको पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में क्या दिखाना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिखाना है, यानी कि उभयनिष्ठ प्रतिरोध बताना है। तो जब भी बच्चों इस तरह का क्वेश्चन हमारे सामने आता है, हम लोगों को उसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने का बड़ा आसान सा तरीका होता है। सबसे पहले तो जो रेजिस्टेंस होते हैं उनको कितने कॉम्बिनेशन में ऐड किया जा सकता है? 2 कॉम्बिनेशन, वैसे तो 3 कॉम्बिनेशन होते हैं, पहले हम जनरली 2 की बात करते हैं। पहला कॉम्बिनेशन कौन सा होता है बच्चों? सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, जिसे हम श्रेणी क्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? श्रेणी क्रम, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आर इक्विवेलेंट होता है वो कैसे होता है बच्चों? आर इक्विवेलेंट होता है R1 + R2 + R3, है ना बच्चों? इस तरह से होता है, जितने रेजिस्टेंस होते हैं सब रेस्पेक्टिवली जुड़ते जाते हैं। और दूसरा जो रेजिस्टेंस समांतर क्रम, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर में क्या होता है बच्चों? आर इक्विवेलेंट जो होता है इस तरह से जुड़ता है कि 1/R इज इक्वल्स या 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इस तरह से ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ से निकाला जाता है। चलिए इधर लिख देते हैं हम लोग, इधर लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो यदि हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं बच्चों, किसकी बात करते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आर इक्विवेलेंट होता है, आर इक्विवेलेंट किस तरह से निकाला जाता है? R1 + R2 + R3, यानी कि जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं उनको एक सीरीज में जोड़ दिया जाता है। और उसी तरह से यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन की हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आर इक्विवेलेंट होता है वो इस तरह से होता है कि 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, यानी कि सभी को क्या किया जाता है? एक दूसरे के इन्वर्सली क्या किया जाता है? ऐड कर दिया जाता है। सबसे पहले बच्चों हमें इस तरह का जब भी डायग्राम एग्जाम के अंदर मिलता है, हम लोगों को क्या पता होना चाहिए? देखना आना चाहिए कि भाई कौन सा पैरेलल कॉम्बिनेशन है और कौन सा सीरीज कॉम्बिनेशन में दिया गया है। तो ध्यान से देखा जाए बच्चों, हमसे ए और बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात की जा रही है। रेजिस्टेंस क्या होता है? जिसमें हम बात कर रहे थे प्रतिरोध की, तो प्रतिरोध क्या है? धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट। यहाँ पे यदि हम क्या करते हैं, किसी एक पॉइंट से क्या करते हैं? करंट को क्या करवाते हैं? फ्लो करवाते हैं, करंट को फ्लो करवाते हैं। तो I1 जो होता है यहाँ पर आकर क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी कि यहाँ पे I2 जाता है और यहाँ पे I3 जाता है। I1 के 2 पार्ट बन जाते हैं, I2 इधर जाता है और I3 इधर जाता है। जो I3 जो होता है वो इधर जाते हुए वापस कहाँ पे आकर मिलता है? इसको I2 पर आकर मिलता है। जब ये करंट जो होता है डिवाइड होने लगता है तो उस जगह पे हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन।
कौन सा कॉम्बिनेशन बनाते हैं बच्चों? पैरेलल कॉम्बिनेशन। यदि डिवाइडेशन नहीं होता है, एक स्ट्रेट लाइन में हमारा करंट फ्लो होता है, तो उसे हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। यहां से देखा जाए तो ये दोनों जो रेजिस्टेंस है किस कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन में। और सीरीज कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला जो होता है क्या होता है? R1 + R2 + R3, यानी कि इन दोनों को हम किस कॉम्बिनेशन में जोड़ सकते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इसका जो वैल्यू होता है R = 2 + 2 ओम, कितना आता है बच्चों? 4 ओम। कितना आता है? 4 ओम। इस डायग्राम को क्या किया जा सकता है? सिंप्लीफाई किया जा सकता है। सिंप्लीफाई हम जब करते हैं तो ये रहा हमारा पॉइंट है, ये लगा है एक रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू है 2 ओम, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसका वैल्यू खुद भी 2 ओम है, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसका वैल्यू 2 ओम है, और यहाँ पे हमारा पॉइंट बी कहीं आकर मिलता है। हमने इन दोनों को सॉल्व किया, तो जो वैल्यू मिली हम लोगों को कितनी मिली बच्चों? 4 ओम मिली है। कितनी मिली है? 4 ओम। अब ठीक से देखा जाए तो ये दोनों जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं किस कॉम्बिनेशन में? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो फॉर्मूला होता है क्या होता है बच्चों? 1/R = 1/R1 + 1/R2। 1/4 + 1/2 किया जा सकता है, तो यहाँ से हम 1/4 + 1/2 करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आता है बच्चों? हमारे लिए 4 आता है। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो 1 + 2 कितना आता है बच्चों? 1/R = आता है 3/4। ध्यान देना बच्चों, कई सारे बच्चे गड़बड़ ये कर देते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं 3/4। ध्यान से देखिएगा, हम R इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं ना कि 1/R इक्विवेलेंट। तो इसको क्या करना होगा? हमें R इक्विवेलेंट निकालने के लिए इसको पलटना होगा। पलटने के लिए 4/3 ओम किया जाएगा। तो इन दोनों का जो R इक्विवेलेंट निकला है वो कितना निकला है बच्चों? 4/3 निकला है। हम इस डायग्राम को और ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं या और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये रहा हमारा पॉइंट है, ये रहा हमारा एक रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू है 2 ओम। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस हमने सॉल्व किया है उसको हमने इस तरह से देखा, और यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लगा रखा है, यहाँ पे पॉइंट आ जाता है बी, इसका भी वैल्यू कितना है? 2 ओम। और इसको हमने जब सोल्व किया था तो जो वैल्यू मिला था हमें कितना मिला था? 4/3 ओम। अब यदि हम यहाँ से करंट को फ्लो करवाते हैं तो हम लोग देखते हैं करंट जो होता है कहीं पे भी डिवाइड नहीं होता और ए पॉइंट से निकलकर कहाँ चला जाता है? बी पॉइंट तक। यानी कि तीनों किस कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों? R = R1 + R2 + R3। R1 R2 R3 के मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 2 ओम प्लस 4/3 ओम प्लस 2 ओम। जब इनको सॉल्व किया जाता है बच्चों तो सॉल्व करने पर जो वैल्यू आता है वो कितना आता है? 6 + 4 + 6/3। यानी कि जो वैल्यू निकल के आया हमारे पास वो वैल्यू कितना निकल के आया बच्चों? R इक्विवेलेंट जो निकल कर आया है, उभयनिष्ठ प्रतिरोध निकल के आया है वो कितना है? 6 6 12 और 4 16, 16/3। क्या इसको पलटने की ज़रूरत है? क्या इसको हमें डाइवर्ट करने की ज़रूरत है? इसको पलटने की ज़रूरत है? नहीं, क्योंकि हमें R इक्विवेलेंट मिला है ना कि 1/R इक्विवेलेंट। सबसे ज़्यादा ध्यान देना है बच्चों हमें इस जगह पर। अधिकतर बच्चे जो गड़बड़ करते हैं यहाँ पर आकर करते हैं, वो सॉल्व तो कर लेते हैं लेकिन 3/4 वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, ना कि 4/3। तो हमें ध्यान देना है इस जगह पर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा इस पूरी प्रोसेस में? 16/3 ओम। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चों हमारा इस पूरी प्रोसेस में? 16/3 ओम। 16/3 ओम हमारा इस प्रोसेस में ऑप्शन मैच करता है, तो जो हमारा आंसर होगा कौन सा होगा? 16/3 ओम होगा। आसान क्वेश्चन है बच्चों यदि देखा जाए तो। ये रहते आपके 25 क्वेश्चन जो कि हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में दिए गए थे। अगला सेट आप लोगों के लिए जल्द हाजिर करेंगे हम लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक जो 25 क्वेश्चन दिए गए इस प्रैक्टिस सेट नंबर 4 दिया गया है समझ में आया होगा। काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों ने इस क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा। अपने अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हम लोगों को कि आपका 25 आउट ऑफ 25 कितने नंबर आपको मिले हैं, कितने क्वेश्चन आपको सॉल्व किए गए हैं। यदि कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में हम लोगों को कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगले सेट में आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।